हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप डैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी को पढ़ेंगे। ये आर्टिकल्स सभी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं और पॉलिटी स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स 1 to 4, तो इसमें इंडिया की यूनियन और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में बात की जाती है। उसके बाद है आर्टिकल्स 5 to 11, इसमें इंडिया का कौन सिटीज़न हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, किसी को इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है, वो आर्टिकल्स 5 to 11 में बताया गया है। आर्टिकल्स 12 to 35 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसमें इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। उसमें आर्टिकल 14 to 18 है राइट टू इक्वलिटी, जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आर्टिकल 19 to 22 जो राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 23 and 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 to 28 राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। एंड लास्ट आर्टिकल 29 to 30 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें हमारा पहले एक और फंडामेंटल राइट होता था जो था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको एबॉलिश कर दिया गया था। इसी में आर्टिकल 19 है, उसमें कुछ क्लॉज हैं ABCDE G जो कि फ्रीडम से ही रिलेटेड है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 36 to 51 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 39A जो कि लीगल हेल्प के बारे में बात करता है। आर्टिकल 40 काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि एक ग्राम पंचायत एस्टेब्लिश की जाएगी, वो आर्टिकल 40 में बताया गया है। आर्टिकल 44 UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि उत्तराखंड के जो CM हैं उन्होंने बोला है कि हम अपनी स्टेट में UCC को एस्टेब्लिश करेंगे। आर्टिकल 46 काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये भी, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स। आर्टिकल 48A जो कि एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखना है, कैसे सिक्योर रखना है, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की क्या पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर्स हैं, इनकी रेस्पेक्टिव फील्ड्स में उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। वहीं पे एक आर्टिकल है आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है इंडियन सिटीजन्स की, और ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए, तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 52 कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, तो ये आर्टिकल 52 में बोला गया है। आर्टिकल 53 में जो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, उसकी कार्यकारी शक्तियाँ हैं, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मींस प्रेसिडेंट का महाभियोग जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में बताया गया है। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर को हम कंपेयर करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ईजी वे हो जाती है इन्हें लर्न करने के लिए। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में आता है और गवर्नर आर्टिकल 153। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 54 से और गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 155 से। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे, या फिर उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिला सकते हैं। गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाएंगे, या फिर उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज हैं हाई कोर्ट के, वो दिला सकते हैं। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर जो हैं वो आर्टिकल 123 में बताई गई हैं, और उसी तरह से गवर्नर की 213 में। प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर्स होती हैं, वो आर्टिकल 72 में दी गई हैं, और गवर्नर की कुछ पार्डनिंग पावर्स हैं वो आर्टिकल 161 में दी गई हैं। आगे चलते हैं। अब सेंटर और स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर होगा, वो आर्टिकल 74 में बोला गया है। और जो
प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा वो आर्टिकल 75 में बोला गया है। एक और इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आर्टिकल 76 में बोला गया है। स्टेट की बात करें तो स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होगा, ये आर्टिकल 163 में बोला गया है। चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे होगी, वो आर्टिकल 164 में बोला गया है। और जिस टाइप से सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसी टाइप से स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, तो वो आर्टिकल 165 में बोला गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद है आरपीए एक्ट, रिजर्वेशन ऑफ एससी और एसटी इन लोकसभा। इसमें आर्टिकल 330 में बोला गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन होगा। आरपीए की क्या फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद आर्टिकल 331, इसमें क्या बोला गया है कि 2 एंग्लो इंडियंस जो हैं वो लोकसभा में नॉमिनेटेड होंगे, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करते हैं, लेकिन ये आर्टिकल अब एबॉलिश कर दिया गया है। उसके बाद स्टेट असेंबली में जो रिजर्वेशन होता है वो आर्टिकल 332 में बोल दिया गया है। उसके बाद एक नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन होता है स्टेट असेंबली में, तो वो आर्टिकल 333 में दिया गया है। और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में दिया गया है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारी जुडिशरी की, तो उसमें है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रिट पावर्स होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, तो रिट पावर्स आर्टिकल 32 में आती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ किस में दे सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में आता है, और इसके रिट पावर्स के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है, तो वो है आर्टिकल 226। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स और जो अदर इश्यूज़ हैं उन पे भी रिट इशू कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इस जगह पर रिट्स के कंक्लूज़न में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 63 की, तो ये वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और राज्यसभा को और क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 108 में क्या बोला गया है, जॉइंट सिटिंग, मीन्स काफ़ी बार ऐसा होता है कि राज्यसभा और लोकसभा किसी एक डिसीज़न पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, वो आर्टिकल 108 में बोला गया है। मनी बिल आर्टिकल 110 में बताया गया है। आर्टिकल 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट कहते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, हम यूज़ करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बात की गई है, और कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 262 में जब भी स्टेट्स के बीच में कुछ रिवर डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, कैसे वो वर्क करेगा, उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 326 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो जो हमारी वोटिंग राइट्स हैं, वी हैव राइट टू वोट, तो वो आर्टिकल 326 में दिया गया है। आगे चलते हैं। अब कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया हो, इट मीन्स कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करे। आर्टिकल 365, इसमें भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, वो कब लगता है, फेलियर इन एग्जीक्यूटिंग डायरेक्शंस ऑफ यूनियन, जब कोई स्टेट जो यूनियन ने कुछ उसको डायरेक्शंस दी गई हैं लेकिन उसको नहीं मान रही है, तो तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 360, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में दिया गया है, और ये बात जानकर आपको खुशी होगी
कि इंडिया में आज तक एक भी बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और हैं। आर्टिकल्स 358, इसमें एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 19। इसका क्या मतलब है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं उनको एबॉलिश कर दिया जाता है। आर्टिकल 359 में क्या बोला गया है, एबॉलिशन ऑफ अदर राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम हमारे जितने भी राइट्स हैं उनको एबॉलिश कर दिया जाएगा, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। आगे चलते हैं। आर्टिकल 338, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो इसमें एक नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश होगी शेड्यूल कास्ट के लिए। आर्टिकल 338 एंड ए, इसमें क्या बोला गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश होगी। आर्टिकल 338 बी, इसमें बोला गया है कि नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश होगी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आर्टिकल 239 में यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 370, ये तो काफ़ी फेमस आर्टिकल है। इसमें जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसके बारे में बात की गई थी, लेकिन अब ये एबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल 371 में क्या है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, तो वो आर्टिकल 371 है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पूरी स्टेट को नहीं दिया जाता, उसके कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं उसको दिया जाता है। आर्टिकल 351 क्या है, इसमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए किस तरह से प्रमोट करना है, उसका प्रमोशन कैसे करना है, वो आर्टिकल 351 में दिया गया है। उसके बाद इट इज़ क्वेश्चन टाइम। तो ये टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में आता है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो आप मुझे बताएंगे, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर and subscribe my channel. Thank you.